चाइना कहीं ना कहीं भारत को देखकर बौखलाया हुआ है और यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी ने यहाँ पर इस बार जो 2014 के बाद भारत ने अपनी सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरिया में मजबूत किया है, उसने चीन को पीछे धकेलने के लिए भी मजबूर किया है। सन 2000 से पहले केवल 22.8 करोड़ का व्यापार था सालाना दोनों देशों के बीच में। आप समझ सकते हो कितना कम ये व्यापार था, जो कि पिछले 20 सालों में करीबन 32 गुना तक बढ़ गया है। पूरी तरह से भारत चाइना को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता, केवल सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं, खासकर की सिक्योरिटी जो इंगेजमेंट है, उन्हें कम किया जा सकता है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं उससे चीन को बाहर निकाला जा सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर युद्ध की, तो इस वक्त युद्ध की स्थिति ना तो भारत के पक्ष में है और ना ही यहाँ पर चाइना के पक्ष में। भारत भी अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और कोरोना की वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कत आई, जिसकी वजह से लॉकडाउन के इश्यूज़ हुए और इकोनॉमी जीडीपी भी हमारी इस वक्त गिरी हुई है। तो ऐसे में भारत भी युद्ध की स्थिति में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दरअसल हम लोग बात करते हैं बार बार चाइना की, हम लोग चाइना को स्पेशली हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि हम चाइना को इग्नोर अभी नहीं कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी वजह हैं, और हम केवल अगर ये सोचते हैं कि हम चाइना को पूरी तरह से बाइकआउट कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दरअसल भारत और चाइना के रिलेशन किसी और स्तर पर काम करते हैं। हाल ही में जैसे कि गलवान हिंसा हुई, उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ दोनों देशों के बीच हुए और इंटरनेशनल लेवल पर जो चाइना है उसको प्रेशर है कोरोना की वजह से, और उधर अमेरिका ने भी कई आर्थिक सैंक्शन चाइना पे लगाए। तो इससे चाइना एक तरह से बौखला गया और उसने क्या किया कि आप ये समझ सकते हैं कि भारत के साथ एक तरह से टेंशन भी क्रिएट करनी शुरू कर दी, जिसकी जो मेन वजह ये मानी गई कि दौलत बेग ऑलरेडी, जी हाँ, जहाँ पर भारत ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, मजबूत सड़कें भारत चाइना बॉर्डर के पास लिया है, क्योंकि ये जो एरिया है वो अक्साई चीन के बिल्कुल करीब है। ऐसे में चीन कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि भारत का निर्माण वहाँ पर हो। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उस टाइप पे कभी ध्यान दिया ही नहीं उस जगह पर, और इस तरीके से चीन जो था अंदर धीरे धीरे आता रहा। और 1962 में भी चाइना ने उसी तरीके की हरकत करी जो उसने इस वक्त करने की कोशिश करी, इसीलिए उसने बॉर्डर टेंशन क्रिएट करी। यही नहीं, इधर से पाकिस्तान का भी वो प्रेशर था कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत पीओके पर कब्जा करने वाला है। तो ऐसे में उसने कहा कि भैया की सिचुएशन को ऐसे क्रिएट कर दो कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारत की सेनाएं तैनात रहती है 12 महीने, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी इस तरीके से जो टेंशन है एलएसी पर उसको भी क्रिएट कर दो। लेकिन यहाँ पर जो इशू है वो सैन्य खर्चे का भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भारत को भी मानने वाली है कि यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं भारत को देखकर बौखलाया हुआ है और यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी ने यहाँ पर इस बार जो 2014 के बाद भारत ने अपनी सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरिया में मजबूत किया है, उसने चीन को पीछे धकेलने के लिए भी मजबूर किया है। अब दोस्तों आगे एक बात अगर हम करते हैं कि जो चाइना अंदर आया है वो खासकर की बफर जोन के अंदर आया है, जो एरिया ना तो भारत का है ना चाइना का। तो ऐसे में क्या है कि उस जोन तक पेट्रोलिंग की जाती थी और वो जो जोन थे वो सेपरेट मतलब जैसे फिंगर 8 तक भारत करेगा, उसके बाद फिंगर 9, 10, 11 तक आगे चाइना करेगा। तो ऐसे में चाइना ने सिर्फ एक्साइज का बहाना किया उस टाइम पे, और उसके बाद उस धीरे धीरे उसने उस एरिया पर कब्जा कर लिया। और स्थिति जो है वो केवल डेप्सांग के एरिया में भी काफ़ी जो एरिया है जो डेप्सांग का है, वहाँ पर भी चीन की जो गतिविधियाँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और पूर्वी लद्दाख में आपको मालूम ही है कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर युद्ध की, तो इस वक्त युद्ध की स्थिति ना तो भारत के पक्ष में है और ना ही यहाँ पर चाइना के पक्ष में। भारत भी अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और कोरोना की वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कत आई, जिसकी वजह से लॉकडाउन के इश्यूज़ हुए और इकोनॉमी जीडीपी भी हमारी इस वक्त गिरी हुई है। तो ऐसे में भारत भी युद्ध की स्थिति में नहीं है और ना ही अमेरिका भी युद्ध की स्थिति में, क्योंकि आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है वो अमेरिका के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो अमेरिका सिर्फ यहाँ पे एक हिचकिचाहट दिखा रहा है और सिर्फ केवल बयानबाजी कर रहा है, लेकिन वो भी लड़ाई के मूड में नहीं है। वहीं बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो भी इस वक्त लड़ाई की स्थिति में नहीं है। चीन ने क्या किया है, दरअसल चीन ने स्पेशली जो भारत के पड़ोसी देश हैं जहाँ पर भारत का प्रभुत्व खास करके जैसे कि नेपाल है, उन सबको भड़काने की कोशिश कर दी है, और जिससे कि ये लोग हमारे खिलाफ अब बोलने लगे हैं। ठीक है, जहाँ नेपाल जैसे छोटे से देश की कोई औकात नहीं है, वो देश भारत के खिलाफ बोलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पीछे से कितना बड़ा सपोर्ट चाइना का मिला हुआ है।
इसी तरीके से उसने बांग्लादेश को भी भड़का के रखा हुआ है, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी भड़का के रखा हुआ है। तो यहाँ पे चीन जो है वो एक गेम खेल रहा है और उस गेम में भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है कि चाइना का क्या माइंड गेम है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी वो भारत के खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और आपको बता दें कि बॉर्डर का जो विवाद है LAC का, वो सुलझने को कब का सुलझ जाए, लेकिन चाइना इसको तूल देना चाहता है। वो अपनी यहाँ पर रोटियां सेकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच जो LAC का विवाद है वो सुलझे, जबकि उसने रशिया के साथ, जो भी उसके कई कंट्रीज हैं उनके साथ उसने अपना जो बॉर्डर विवाद है वो सुलझा दिया है। लेकिन भारत के साथ उसने अभी भी यही इश्यूज क्रिएट कर रखा है। जो इशू उसने ये क्रिएट कर रखा है कि खास करके भारत को उलझा कर रखा जाए। तो यहाँ पर क्लियर मंशा है, माइंड गेम समझना भारत को यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप बात करते हैं कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, दोस्तों ये कहने वाली बात है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का केवल चाइना के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। खास करके अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल रूप से दोनों देश जुड़े हुए हैं, इसके अलावा व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल रूप से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उनके ऐप्स पे बैन लगा दिया, ठीक है, इससे चाइना को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन उस पर बैन लगाने का पूरी तरीके से भारत ऐसा कार्य कर नहीं सकता। पूरी तरह से भारत चाइना को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। केवल सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं, खास करके सिक्योरिटी जो इंगेजमेंट है, उन्हें कम किया जा सकता है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं उससे चीन को बाहर निकाला जा सकता है, जैसे कि अभी सरकार ने किया ही है। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर चाइना को बाहर किया जा सकता है, ये भी भारत कर रहा है। लेकिन जो मेन जो व्यापार है, जो छोटे स्तर पर व्यापार है, और इसके अलावा जो कि लगातार जो व्यापार जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब कि जो व्यापारी और व्यापारियों के बीच में वो चल रहा है, और उसको एकदम से बंद भी नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि भारत ने तगड़ा प्रतिबंध लगा दिया है, चाइना बैकफुट पर है, ये वो। दरअसल ऐसी ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा व्यापार और इस तरीके के जो नॉन गवर्नमेंटल व्यापार हैं वो अगर बंद हो जाए तो इससे भारत को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में भारत चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मालूम है कि इस वक्त भारत में और चाइना में दोनों के बीच में टेंशन है, तो वो जानबूझकर भी फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इंडिया की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि इससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त वो भी रुके हुए हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक किस स्तर पर पहुंची हुई है। हालांकि मैकेनिज्म कम से कम 50 तरीके के हैं दोनों देशों के बीच में संवाद करने के। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में 50 से ज़्यादा मैकेनिज्म है एक दूसरे से बात करने के लिए। वहीं अगर बात करते हैं 2000 से पहले, सन 2000 से पहले केवल 22.8 करोड़ का व्यापार था सालाना दोनों देशों के बीच में। आप समझ सकते हो कितना कम ये व्यापार था, जो कि पिछले 20 सालों में करीबन 32 गुना तक बढ़ गया है। तो आप लगा लो कि चाइना के साथ कितना तगड़ा भारत की स्ट्रैटेजी और ट्रेड एकदम से खिंचा है। तो आप लगाओ कि 32 गुना बढ़ना। और यही नहीं, चाइना ने करीबन भारत में 1000 से ज़्यादा कंपनियां भी लगा रखी हैं, और इनमें करीबन 2 लाख जो इंडियंस हैं उन्हें जॉब दे रखी है। आप समझ सकते हैं कि 2 लाख लोगों को जॉब देना और प्लस यहाँ पे कंपनियां स्थापित करना, क्या भारत इस तरीके से चाइना को इग्नोर कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि भारत इस तरीके से उनकी इन 1000 कंपनियों को बंद कर दे और अपने एम्प्लॉयज़ को बेरोजगार कर दे। ऐसा भी भारत नहीं कर सकता, जो कि नहीं किया है। सच में अगर आप देखा जाए तो नहीं कोई फ़र्क पड़ा है इस पर। इतना बड़ी जो गलवान घाटी की हिंसा हुई, दोनों देशों की टेंशन क्रिएट हुई, वो लेवल ही अलग है, और ये जो लेवल है ये बिल्कुल ही अलग कर रखा है, यानी कि ट्रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हैं 2019 में 7 लाख करोड़ का व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ, और चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत तगड़ी आई है, और भारत ने भी 7.6 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाइना में किया। तो इस तरीके से आप कुल समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। और चीन की कंपनियों ने भारतीय बाजारों में करीबन 7.8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये नहीं, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में भी दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। भारत ने भी वहाँ पर IT के हब बना रखे हैं चाइना के अंदर। बाकायदा चाइना के भी कई सारे जो इनोवेशन और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो भी अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, उस पर भी कार्य चल रहा है। जो चीज़ ऑलरेडी प्रोटोकॉल है, जो ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर जो गतिविधियां हैं वो चल ही रही हैं।
डिफेंस रिलेशन की अगर आप बात करते हैं तो हैंड इन हैंड आतंकवाद रोध अभियान के लिए हैंड इन हैंड इनका जो आप समझते हैं भारत और चाइना के सैनिकों का हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड कई बातें होती हैं जो आपस में लोग शेयर करते हैं, बट वो एक लिमिटेड पीरियड में होती हैं जिसका ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया जाता और ज़्यादा इसमें भारत भी चाइना के साथ कोई जो डिफेंस की जो मेन डीलें हैं वो नहीं शेयर करता, लेकिन सिर्फ एक लेवल बना रखा है कि दोनों देश बात कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर आप ये भी देखें कि पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हो रखी है। तो जैसे कि आपको बता दें कि भारत से करीबन 2019 में करीबन 7 से 8 लाख लोग चाइना विज़िट करते हैं और 2 लाख के आसपास जो चाइनीज़ है उन्होंने इंडिया विज़िट किया। तो कल्चर और जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार के अलावा टूर एंड ट्रैवल्स है उसमें भी दोनों देशों के बीच में एक आप ये समझ सकते हैं कि एक जुड़ाव है कि उनके देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे देश के लोग, और हालांकि ये संख्या भारत की तरफ से ज़्यादा है, यानी कि भारत चाइना को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है कि आप लगा लो कि 8 लाख भारतीय चाइना जा रहे हैं। इसके अलावा बदले में जो हमारे पास आ रहे हैं, बदले में हमारे पास करीबन उनके 2 लाख जो चाइनीज़ है वो इंडिया विजिट करते हैं। फ्लाइट्स के मामले में भी देख लो, लगातार भारत के कई मुख्य शहर हैं जहाँ से हर हफ्ते 134 फ्लाइटें चाइनीज़ जो हैं वो आना जाना इनका लगा रहता है। इसके अलावा हर हफ्ते इनकी 94 फ़्लाइट्स इंडिया आती हैं और भारत की 40 फ़्लाइट्स जो हैं वो चाइना जाती हैं। तो इस तरीके से ये भी पूरा बैलेंस, हालांकि कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल भी ये स्थिति चली रही थी जो कि अभी फ़िलहाल इस कोविड की वजह से ठप हो रखी है, लेकिन आदान प्रदान चल रहा है। एजुकेशन में ही आप लगा लो, एजुकेशन में भी दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत तगड़ा है। भारत के करीबन 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना में पढ़ते हैं और इसकी एवरेज में चाइना के 2,000 स्टूडेंट इंडिया में पढ़ते हैं। चाइना ने करीबन 2 से 3 अपने लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इंडिया में खोल रखे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ों पर काम कर रहा है। भारत ने भी वहाँ पर कुछ जो चाइना में है वहाँ पे भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जो कि स्टूडेंट से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर चाइना डोमिनेट करता है भारत के ऊपर कि भाई उसने ज़्यादा एजुकेशनल हब इंडिया के अंदर खोल रखे हैं। तो आप इससे लगा सकते हो कि 20,000 स्टूडेंट चाइना जा रहे हैं पढ़ने के लिए हर साल और उनके केवल 2,000 स्टूडेंट इंडिया में आते हैं। तो अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल काम है। और ऐसे में हम लोग सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हम सैंक्शन लगा देंगे। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इस वक्त देखनी है। क्योंकि अगर हमने सैंक्शन लगाए तो इससे नुकसान हमको ही है। तो चाइना के तो ऑलरेडी कई देशों के साथ व्यापार चल रहा है, कई देशों के साथ उसकी, और इवन उसकी इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, उनका डिफेंस बजट हमसे 4 गुना बड़ा है। तो आप कैसे इस तरीके से, इंडिया किस तरीके से इग्नोर कर सकता है? तो ये इस वक्त एक स्ट्रैटेजी बनाने की भारत सरकार को ज़रूरत है और भारत को एक ऐसा और देश देखना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से जहाँ से कि भारत को सस्ता सामान मिले या फिर भारत उसके साथ इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं, क्योंकि चाइना में सबसे सस्ती मार्केट है जो कि इंडिया को वो कम दाम में प्रोवाइड करता है, इसलिए तो उसने इंडिया के मार्केट में कब्जा कर रखा है। अब दिवाली के टाइम आपने देखा होगा, अभी भी चाइनीज़ लाइटें बिकी, कई लाखों की सेल हुई है इनकी, मैं तो कहूँगा करोड़ों की सेल हुई है, लाइटें बिकी इनकी, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये था कि कई जगह तो ये भी सामने खुलासा हुआ कि चाइना के था तो वो इंडिया का माल, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब चाइनीज़ थी। तो आप ये लगा सकते हैं कि आप चाइना को कैसे इग्नोर कर सकते हो इस मार्केट में? नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं चाइना की आंतरिक स्थिति की, तो चाइना जो बाहर से जो चमक धमक वाली जो चाइना है ना, वो एक्चुअल में वैसा है नहीं। उसने सिर्फ बीजिंग के शहर और कुछ जो उसके आसपास के एरिया है उसको चमका रखा है। हकीकत वहाँ पे इस वक्त फूड क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से भुखमरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पर आ चुकी है। और इसी वजह से अभी हाल ही में भारत की तरफ से भी कई मतलब जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने वहाँ पर एक्सपोर्ट किया है सामान, वो चाइना की डिमांड पर किया, क्योंकि चाइना को चाहिए था कि भैया हम किस तरीके से अपने यहाँ पे भुखमरी के हालातों को वो करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कम्युनिस्ट देश है, कोई खबर हमारे पास आती नहीं है। जो भी खबरें आती है वो सेंशन उन सब में उन सबको एक बार फिल्टर होकर वो खबरें आगे पहुँचाई जाती है, चाहे इनका भोपू ग्लोबल टाइम्स क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की अंदर की जो स्थिति है वो ख़राब हो रही, और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चल रहे हैं ऑलरेडी। आपको हांगकांग का ही आपको उदाहरण ले लो कि हांगकांग में जो मूवमेंट चल रहा है, इसकी वजह से भी चाइना बैकफुट पर है। विवाद उसका हमारे साथ ही नहीं, बिल्कुल ताइवान के साथ भी चल रहा है। इसका नाम अब आपको
कुल मिलाकर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि चाइना की इंटरनल स्थिति बहुत ख़राब है और फूड क्राइसिस जैसा जो इशू है वो उसके साथ 1961 में भी हुआ था और उसने इसी एवज में 62 में लड़ाई भी करी। और सेम ये कई जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि इस फूड क्राइसिस की वजह से वो ये इशू कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम पूरी तरीके से चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और चाइना को इग्नोर करना एक अपने आप में सबसे बड़ी टेंशन यही होगी कि भारत को उसका ऑप्शन ढूंढना ज़रूरी है, उस देश का ऑप्शन ढूंढना ज़रूरी है ताकि हमें उस हिसाब से माल जो है वो हमें सस्ता मिल सके जिस तरीके से चाइनीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और कई तरीके से हम सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर ही हम सैंक्शन लगा सकते हैं कि भाई उनकी जो हमारे डिफेंस में जो वो भागीदारी रेलवे में खास करके रेलवे में कर रहे थे, इसके अलावा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, इन सब में उनकी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसको भी सरकार ने बिल्कुल लिमिटेड कर दिया। और जीरो कई जगह तो डिफेंस सेक्टर के जो एरियाज हैं वहाँ तो बिल्कुल इसका FDI में भी जीरो कर दिया क्योंकि ये अल्टरनेट रूट से भी इन्वेस्ट कर रहा था। चाइना चालाक बहुत है इसलिए वो अल्टरनेट रूट से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से आप इग्नोर टोटली चाइना को कर सकते हो? क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है कि अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और इसके लिए भारत ऑप्शन होना ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके के ऑप्शंस भारत को खोजने यानी कि विकल्प जो है वो तलाशने हैं चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कदम लेने के लिए? इसीलिए तो हम चाइना को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। आपने देख लिया होगा, इतनी सारी बातें आपने सुनी होगी कि हमारे इनके साथ एजुकेशनल रिलेशन अलग बना हुआ है, पॉलिटिकल रिलेशन अलग बना हुआ है, इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशन अलग बना हुआ है। तो कैसे इसको पूरी तरीके से अलग किया जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।